थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे पहले दिन से स्टैंस है, आप कभी भी इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब अगर आपने पढ़ लिया है तो अब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसकी कुछ बेसिक टाइप्स हैं, ये भी ना समझना कि ये जो 6-7 टाइप्स हमने पढ़ी हैं सिर्फ ये 6-7 टाइप्स होती हैं, बल्कि कई डिफरेंट टाइप्स लोग खुद भी बना लेते हैं और उस टाइप को भी वो डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन ये आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नई टाइप बनाने जाते हैं वो मोस्टली जो डिपेंड करती है वो एरे और लिस्ट के ऊपर ही करती है। यानी आगे आने वाली काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अपनी एब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो ट्री लिस्ट और एरे पे डिपेंड है। जैसे आपने देखा कि क्यू बनाया आपने, स्टैक बनाया आपने, अभी आप ट्री बनाने जा रहे हैं, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर या तो लिस्ट पे बनेगा या फिर लिस्ट यूज करेंगे बनाने के लिए, या फिर आप जो है वो एरे यूज करेंगे। और इसके बाद ग्राफ है, हैश टेबल है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इसी तरह से चलेंगी। अच्छा जी, हमने ट्री की डेफिनेशन में कहा था कि ट्री जो है बेसिकली क्या होती है। ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। ट्री जो है वो नोड्स और एजेस की जो है, ट्री जो है वो नोड्स और एजेस की कलेक्शन है। यानी आप कहते हैं कि कलेक्शन का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपकी ट्री बनती नोड्स और एजेस पे ही है। यानी नोड आपका इस तरह से है और ये बेसिकली बताता है कि अगले किन चीजों से ये कनेक्टेड होगा। तो आप कहते हैं कि ये ट्री जो है वो इस तरह कनेक्टेड होंगे अगले नोड से। तो ये बेसिकली जो अगले नोड से कनेक्टेड होंगे ये एक ट्री की एग्जांपल है। लेकिन यही डेफिनेशन ग्राफ के लिए भी दी जाती है। द कलेक्शन ऑफ द नोड एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये होता है कि जो इनका कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। यही नोड और एजेस जो है अगर इस डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिए जाएं तो ये ग्राफ है। अब दोनों में कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? कंस्ट्रक्शन में ये फर्क है कि ट्री में कोई लूप नहीं होता और ग्राफ में एक लूप एग्जिस्ट करता है। लूप किसे कहते हैं? जहां पे खड़े वहां वापस आने का रास्ता आपके पास मौजूद हो, तो वो अगर एग्जिस्ट करता है, चाहे एक इवन कि अगर आप आगे आपके पास ये रास्ता ना भी हो, लेकिन एक जगह ये चीज लूप या सर्किट बन जाए, वो ग्राफ की कैटेगरी में चला जाता है। अब ये ग्राफ है लेकिन कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस ही हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोड और एजेस है और ये बेसिकली ग्राफ की कैटेगरी में चला गया क्योंकि इसके अंदर एक सर्किट है जिसमें ये इस बात की इंश्योर हो रहा है कि जहां से शुरू किया वहीं पे आप खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके पास दूसरी डायग्राम है ये भी कलेक्शन ऑफ नोड ऑफ एजेस है, लेकिन ये ट्री है क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई सर्किट या लूप नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ट्री कहते हैं। ट्री की बेसिकली अपनी बुनियादी तौर पे ट्री को देखने के लिए हम देखते हैं कि ट्री में ये ना ग्रीन टी है, ग्रीन टी। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गई बात है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि हाँ हमारे पास जो है ये ट्री जो है वो इस तरह डिजाइन होती है। अब ट्री के बारे में अगर हम बात करें ना तो ये इसके अंदर लिखा होगा किसी न किसी स्लाइड में। मैं आपको उस स्लाइड में जाने से पहले ये बता देता हूँ कि इसमें बिल्कुल परफॉर्मेंस हमारे रोजमर्रा रिलेशनशिप की तरह ही होती है। यानी अगर आप देखें तो जिस तरह रोजमर्रा की रिलेशनशिप है वैसे ही इसकी भी रिलेशनशिप है। यानी क्या कि एक इसका नोड होगा जो पेरेंट नोड कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये इसको हटा देते हैं ताकि ये कंस्ट्रक्शन में मसला ना करें। ठीक है, यानी एक जो है वो नोड होगा जो बेसिकली ये है और उसके बाद आप कहेंगे कि इसके जो है कई पार्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको इस तरह डिजाइन कर लेता हूँ कि ये ट्री हमारे पास है और इसके कई सब नोड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें कोई डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन डेफिनेटली मेरे बोलने से आपको याद नहीं होंगी, बल्कि आपको डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी। तो स्लाइड में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ये। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला नोड होता है इसको हम रूट नोड कहते हैं। रूट, ठीक, तो ये बेसिकली रूट नोड कहलाता है और साथ में पेरेंट तो है ही है। ठीक, उसके बाद अगले नोड्स जो हैं बेसिकली जो दूसरे नोड से, जैसे ये वाला नोड है, तो ये बेसिकली इस वक्त एक पेरेंट नोड है, ये रूट नहीं होगा, पेरेंट नोड कहलाता है।
समझ आई बात है? इसी तरह से ये अगले नोड्स भी सारे पेरेंट्स नोड्स हैं, लेकिन जो आखिर में नोड बच गए हैं ये बेसिकली लीफ नोड कहलाते हैं। तो आखिरी के नोड जो है ये हैं आपके पास लीफ नोड है, ये जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते उसको हम लीफ नोड कहते हैं। ये बात समझ आ रही? अब इसके बाद इसमें कुछ और बातें भी एग्जिस्ट करती हैं, वो ये हैं कि आपके पास ये पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड है, और उसके बाद ये जो जितने भी नोड्स एग्जिस्ट करते हैं ये वाले नोड जो एक ही लेवल पे हैं। अब सवाल है लेवल क्या है? लेवल ये है कि एक एक ही स्टेप के अंदर जो नोड्स एग्जिस्ट करेंगे वो एक लेवल पे कहलाएंगे। तो ये एक लेवल पे हैं, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट अजान हो जाए फिर मैं थोड़ा सा, अजान की आवाज़ बहुत ज्यादा आ रही। हाँ अच्छा जी, ठीक है तब अल्हम्दुलिल्लाह जवेरिया, थैंक यू फॉर आस्किंग ना। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था, आपने सवाल पूछा, बिल्कुल ये जो पेरेंट है ये वाला, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो पेरेंट है आपके पास इसको लीफ नहीं कहेंगे। लीफ नोड वो होता है, लीफ नोड वो होता है जो बेसिकली इसका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं होता। यानी जैसे ये पेरेंट है ना, तो पेरेंट कहने का मतलब ही ये है कि इसके कोई ना कोई चाइल्ड होंगे, जरूरी नहीं एक हो दो हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली इसका एक ही दो ही चाइल्ड होंगे, कई चाइल्ड। लेकिन अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो पेरेंट है, लीफ नहीं है। लीफ नोड उसको कहते हैं जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते, तो ये लीफ नोड कहलाते हैं। तो ये सारे जो मैं अभी बना रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ, ये सारे लीफ नोड, ये ऊपर वाले येलो नहीं, ये जो नीचे वाले येलो कर रहा हूँ ये सारे लीफ नोड है, ये पेरेंट नहीं है। और ये जो बीच में है ये सारे पेरेंट है, और ये सबसे पहला वाला ये रूट नोड है या पेरेंट नोड है। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से ये इनकी डिस्टिंग। अब इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं लेवल, ठीक है, और हाइट। लेवल और हाइट बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, हर बुक में आपको डिफरेंट मिल सकता है, तो लिहाजा हमें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है कि जो बुक में लिखा है एग्जैक्टली वो डेफिनेशन पे हम जाएं। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लेवल। एंड लेवल आप जैसे कहते हैं ना, हमारे बिल्डिंग के लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स बने हुए हैं। तो ग्राउंड को आप कहते हैं अगर 0 लेवल पे है, क्योंकि ग्राउंड को फर्स्ट फ्लोर नहीं कहते, तो ये आपकी मर्जी है। कुछ लोग कह भी दें तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि ग्राउंड पहला फ्लोर है और उसके ऊपर वाला दूसरा फ्लोर है, इस तरह भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ग्राउंड तो ग्राउंड है तो 0 फ्लोर है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर हम कह देंगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ट्री में भी ऐसा ही होता है। ट्री क्या करता है? ट्री कहता है कि आपके पास जो लेवल है वो क्या है। तो जो जो हम कहते हैं, कुछ लोग लेवल नीचे से काउंट करते हैं, कुछ लोग लेवल ऊपर से काउंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये वाला जो नोड है, जो नोड नंबर पहला है, ये अगर लेवल नंबर 1 है तो अगले एक ही जगह पे पाए जाने वाले सारे नोड वो एक लेवल कहलाएंगे और ये लेवल नंबर 2 हो जाएगा। अगर ये लेवल नंबर 1 है तो ये बेसिकली आपके पास लेवल नंबर 2 हो जाएगा। ये बात समझ आती? और उसके बाद अगर ये वाले जो हैं, ये वाले जो हैं वो आपके पास जो एग्जिस्ट करते हैं, ये लेवल नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। और जो ये अकेला बच गया है ये लेवल नंबर 4 हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं मैं 1 से नहीं काउंट करता, 0 से काउंट करता हूँ, तो कर लें, फर्क क्या पड़ने वाला है, लेवल तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा ना, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इस तरह से ये बेसिकली लेवल इसको डिफाइन करते हैं। हाइट भी इसी को कहते हैं। हाइट किसे कहा जाता है? गौर से सुनिएगा। हाइट कहते हैं कि जो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ होता है, लॉन्गेस्ट ब्रांच होती है, उसमें जितने लेवल्स बनते हैं वो उसके बेसिकली हाइट कहलाती है। लॉन्गेस्ट ब्रांच, अपवर्ड आ रहा है, लॉन्गेस्ट ब्रांच। ब्रांच किसे कहते हैं कि आप एक नोड से शुरू करें और उसको लीफ तक ले जाए, वो ब्रांच कहलाती है।
ये सब लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, मुझे याद नहीं है स्लाइड में कहीं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ खाली आपको। सवालात भी देख लेता हूँ, 9-8 सवाल आ चुके हैं। अच्छा जी, हाइट और डेप्थ, हाँ एक ही बात है, डेप्थ और हाइट को हम एक ही कैटेगरी में लेते हैं। रिपीट करते हैं, ठीक है सर। अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन डेप्थ और हाइट एक ही चीज है। और इसके बाद है 4 को क्या कहते हैं सर, वापस बता दें। लेवल 4 को क्या कहते हैं? लेवल 4 लेवल फेलियर कहलाता है, इसको कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेवल 4। और कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं है, अकेला नोड है, तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर आप इसको 0 से काउंट करें तो 0 से काउंट करेंगे। हाइट और लेवल तकरीबन एक ही चीज है, जितनी हाइट है। अगर आप हाइट को 1 से ले रहे हैं, अगर हाइट जो है वो 1 से हो रही है, तो मिसाल के तौर पे आपने लेवल भी 1 से लिया, हाइट भी 1 से लिया, तो हाइट और लेवल सेम होगा। कुछ लोग लेवल को 0 से लेते हैं, हाइट को 1 से लेते हैं। और सुनना, ये सारी बातें कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा रखना। कुछ लोग कहते हैं कि लेवल 0 से करो, तो आप लेवल 0 से कर दीजिए, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब लेवल कितना हो गया, 3 हो गया। और वो कहते हैं हाइट 1 से काउंट करो, तो हाइट 1 हो गई, हाइट 2 हो गई, हाइट 3 हो गई, हाइट 4 हो गई। समझ आ रही बात है? तो ये बेसिकली हाइट कहलाती है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो जानकारी है, आस्ते आस्ते समझ आ ही जाएगा। अच्छा, जो एक ही लेवल के नोड्स होते हैं, एक ही लेवल के नोड्स, जैसे ये एक ही लेवल के नोड हैं, यहाँ पे 5 एक ही लेवल के नोड हैं, यहाँ पे 3 एक ही लेवल के नोड हैं। तो जो एक ही लेवल के नोड होते हैं वो आपस में सिबलिंग कहलाते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है, ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। ये भी समझ में आ गई बात? यानी ये 3 नोड एक ही सिबलिंग है, एक ही दौर के लोग हैं, ये एक ही दौर के नोड है। ठीक है, ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब अगली बात पे हम चले जाते हैं। ये सब जानकारी वाली बातें हैं जिसपे हम समझ रहे हैं कि जो ट्रीज है, जो ट्री है वो बेसिकली इसकी एक इम्पॉर्टेंट सब कैटेगरी है, इम्पॉर्टेंट सब कैटेगरी है। वो आपको पता होगा वो कौन सी है, वो है बाइनरी ट्री। ट्री बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बाइनरी ट्री है। ये अब आपको जहन में होना चाहिए। अब बाइनरी ट्री को मैं लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ी क्विकली डिफाइन कर रहा हूँ कि द इम्पोर्टेंट सब कैटेगरी ऑफ आर ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है जी सर, क्या होता है बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन आयरन में पढ़ा था, तो हो सकता है कि लोगों को समझ में ना आया हो। तो बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है कि वो ट्री तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि ट्री नहीं होगी। एक बात तो ये तय होगी, ट्री तो होगी, ट्री की प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। ये समझ में आती बात? ट्री की प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है जो उन्होंने लिखी है, मुझे कि मैंने देखा नहीं अभी तक आंसर, लेकिन मुझे 100% श्योर है कि वो सही आंसर दिया होगा लोगों ने, और वो सही आंसर होगा कि दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स चाइल्ड ऑफ एनी नोड शुड बी, ये समझ में आ रहा है? मैक्स चाइल्ड, मैक्स चाइल्ड, मैक्स नंबर ऑफ चाइल्ड, मैक्स नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ एनी नोड शुड बी 0, 1 और 2। यानी आपके पास चाइल्ड जो है वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, इससे ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे, तो वो एक बाइनरी ट्री कहलाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपसे सवाल भी पूछे थे, आप लोगों ने भी जवाब भी ठीक दिए हैं बिल्कुल। सर 1 एंड 2 चाइल्ड, 0 भी लगा लो उसके साथ, अरसलान अदील, इसके साथ मैक्स 2, मैक्स 2 बिल्कुल सही वर्ड है, इसका मतलब है 0 और 1 भी हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए क्लियर करने के लिए एटमोस्ट, ये जुमला बहुत अच्छा है, एटमोस्ट 2। तो एटमोस्ट 2 का जुमला सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एटमोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर करने के लिए लिख दिया कि मैक्स नंबर ऑफ नोड ऑफ एनी नोड, किसी भी नोड या पेरेंट का, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था और कुछ लोगों ने सही और कुछ लोगों ने गलत इसका जवाब दिया था। तो मैंने कहा था देखो भाई, ये एक नोड है, उसके बाद ये एक नोड है, उसके बाद एक नोड ये है, उसके बाद एक नोड ये है, और उसके बाद एक नोड ये है। समझ में आती बात है? अब आप मुझे बताइए कि ये बाइनरी ट्री है या नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा था है, कुछ ने कहा था नहीं है। तो ये बाइनरी ट्री नहीं है ना? यही है ना? नहीं, ये बाइनरी ट्री है। ये बाइनरी ट्री इसलिए है कि हर चाइल्ड के, नो सर है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं तो मजाक में आपसे कह रहा था कि आप अलर्ट रहें।
उजैब बिलाल साहब मुबारक हो, 5 नंबर पूरे हैं आपके। खुद किया था ना काम कोई इस तरीका। चलो अच्छी बात है, जितनी मेहनत करोगे उतनी फल पाओगे, ये तो दुनिया का असूल है भाई। अच्छा जी, ये आपके पास एक नोड है, इसका एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करता है, एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा कि किसी भी ट्री का यानी नोड का मैग 1, 0 और 2। तो देखें इसका एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड है। तो एक चाइल्ड हो है तो इसका मतलब ये बाइनरी ट्री है। इसके अलावा आप यूं भी बना सकते हैं कि इसके 2 चाइल्ड हो और फिर उसके बाद इसके एक चाइल्ड, इसका एक चाइल्ड और फिर इसका एक चाइल्ड हो। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? आप कहेंगे हाँ बाइनरी ट्री है, क्योंकि मेन वाले के 2 चार्ट मैक्स होने चाहिए, है ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। इसके कोई चार्ट नहीं है, हो सकता है क्योंकि किसी नोड के 0 चार्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके जो है एक चार्ट है वो ये रहा, और इसके भी एक चार्ट है वो ये रहा। तो ये भी बाइनरी ट्री की कैटेगरी। लेकिन एक इशू है, वो इशू भाई ये है कि बाइनरी ट्री जो है वो इसकी बाइनरी ट्री की 3 तरह से फॉर्मेशन है, ठीक है। ये मैं सिर्फ जानकारी वाली बातें बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। बाइनरी ट्री आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं इसको, बाइनरी ट्री की क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री जो है बेसिकली इसकी तीन बेसिक स्ट्रक्चर हम जहाँ पे कहते हैं वो होता है। नंबर 1 कि बाइनरी ट्री फुल है या नहीं है, बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है, बाइनरी ट्री कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। ये तीन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी नोड के 3 या 3 से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो बाइनरी ट्री होगा। आप बताइए फरहान, होगा? नहीं होगा। मैक्स का मतलब होता है कि मैक्स 2 लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, तो वो नहीं होगा। ठीक हो गया? गुड गुड सर। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं आ रहा हूँ, ये तो मैं बताने जा रहा हूँ ना इरफान हैदर, कि डिफरेंस क्या है इनके। अब पहले तो ये तय करो कि आप जल्दी में नहीं है और आप समझ रहे हैं, सही है, सुन रहे हैं। बाकी तो आप ये अभी तक कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है, और 5वां भी अब आ गया है, तो आप 5 गिलगित बल्तिस्तान को, तो 5 सूबे या 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंस है। ये एक नॉलेज है, उसमें कितनी आबादी है नॉलेज है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इन सूबों के दरमियान ट्रैवलिंग का शॉर्टेस्ट पाथ हो क्या होगा, तो ये एक टेक्निकल बात है। फर्क समझ में आ रहा है कि एक होता है नॉलेज, एक होता है बेसिकली टेक्निकलिटी। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना ट्री के बारे में, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये सब नॉलेज है। ये नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको भाई, ये देखो डेफिनेशन है, ये है, ये है, ये है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? जब हम इसकी बात करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो टेक्निकलिटी इसके अंदर शामिल होगी। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन और आपको ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं कि ट्री के बारे में पता चले आपको। तो मैंने शुरू किया ट्री से। ट्री पे कोई कैद नहीं है। ट्री बेसिकली 3 ब्रांचेस भी रख सकती है, 4 ब्रांचेस भी रख सकती है, 5 ब्रांचेस भी रख सकती है। ये ट्री है, समझ आती बात है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर गेम प्ले किया जाता है बाइनरी ट्री में, तो हमें पता होना चाहिए बाइनरी ट्री क्या होती है। बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसके मैक्सिमम 2 नोड्स होते हैं, और मैक्सिमम 2 नोड का मतलब ये है कि एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0, 1 और 2 नोड्स होते हैं बाइनरी ट्री के। ये भी समझ आ गई बात ये। अब जब इस तरह से बाइनरी ट्री की बात करते हैं कि 0, 1 और 2 नोड होते हैं, तो फिर इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। एक ट्री ऐसी भी बनाई जिसकी सिर्फ एक ही तरफ से ग्रोथ हो रही थी, एक ट्री ऐसे बनाई जो मिक्सिंग ग्रोथ के साथ चल रहा था। तो ये सारी बाइनरी ट्री हैं। तो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से बाइनरी ट्री भी डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन हो जाती है, जिसमें से हम कहते हैं कि बाइनरी ट्री फुल ट्री क्या है, बाइनरी ट्री की बैलेंस ट्री क्या है, बाइनरी ट्री की कंप्लीट ट्री क्या है। सही है, जिसका एडवांटेज आप बाद में उठाते हैं। इन्हीं बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए, कंप्लीट रखने के लिए हम बेसिकली एवीएल ट्री इस्तेमाल करते हैं। एवीएल एक मेथड है जो बाइनरी ट्री के ऊपर लगता है, ताकि ट्री को बैलेंस रखा जा सके। अगर ट्री इम्बैलेंस होने जा रही है
तो AVL का मेथड लगा के उसको बैलेंस किया जाता है। तो AVL इज ओनली फॉर द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्री। AVL एक मेथडोलॉजी है जो कि बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी ट्री इम्बैलेंस स्ट्रक्चर इख्तियार करने जा रही है, अब अभी तो हमें यही नहीं पता कि इम्बैलेंस क्या होता है, तो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर इस तरह से आगे एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है तो इसको कहते हैं ये इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है। इम्बैलेंस स्ट्रक्चर में बैलेंस बनाने के लिए AVL इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था आप पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूंगा तो ये बेसिकली AVL के थ्रू होगी, लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा। अभी मैं बता रहा हूँ फुल ट्री क्या होती है, बैलेंस ट्री क्या होती है और कंप्लीट ट्री क्या होती है। सही है यहाँ तक? और ये तीनों ट्री जो है ये किसके अंडर सुपरविजन में है? बाइनरी ट्री के। यानी जब मैं आपसे कहूँ कंप्लीट ट्री है तो आप कहेंगे ये बाइनरी ट्री है या नहीं है, यानी उसका बाइनरी होना जरूरी है, बाइनरी की प्रॉपर्टी ना टूट जाए इसकी वजह से। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। लिखा मैंने अपनी मर्जी से, इसलिए आगे हो गया ऑर्डर, लेकिन सबसे पहले आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? वेरी गुड। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? बाइनरी ट्री जिसके मैक्सिमम 2 नोड होंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसमें कोई भी नया नोड लेफ्ट साइड से लगा। गौर सुनो, 2 कंडीशन है। आप न्यू नोड जो इंसर्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड से, ठीक है? न्यू नोड ऑलवेज बी इंसर्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड। लिख तो रहा हूं, पता नहीं, आपकी बुक पढ़ने की आसानी के लिए लिख रहा हूं। मैंने एक बुक आपके लिए अपलोड की है, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस के भी कहा था, तो मैं क्वेश्चन भी इंशाल्लाह। एक तो बात हो गई न्यू क्या? न्यू नोड। अब अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते आप। न्यू नोड ऑलवेज बी इंसर्टेड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। दूसरा, न्यू लेवल कैन नॉट बी क्रिएटेड बिफोर फिलिंग द प्रीवियस लेवल। ये बात जो मैंने लिखी है यकीनन आपके अभी शायद समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये 2 कंडीशन कंप्लीट ट्री की कंडीशन होती है। इसको सामने रखते हुए कंप्लीट ट्री बनाई जाती है, इसको सामने रखते हुए कंप्लीट ट्री डिजाइन की जाती है, ठीक है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब कैसा होगा? मिसाल के तौर पे एक नोड मैंने यहाँ पे लगाया। अब जरा सुनना सारे स्टूडेंट, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी यहाँ पे शामिल हो गई कंस्ट्रक्शन की। पहला नोड लगाया रूट, अगला कोई नोड इसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, तो वो इसके कहां पर होगा? राइट पे या लेफ्ट पे? जी सर, सबसे पूछ रहा हूं, इसके राइट पे होगा या लेफ्ट पे? जी, यमुना ने बता दिया, सबने बताया। कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसकी कंडीशन ही यही है कि न्यू नोड ऑलवेज बी इंसर्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट पे लगेगा, लेकिन पहला नोड जो लगेगा वो लेफ्ट पे लगेगा। गौर सुनना, यहां लग जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के बेसिस पे मैंने की है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के बेसिस पे मैंने ये बात की है। अच्छा जी, अब इस कंडीशन में एक और नोड इसमें लगना चाहता है। अब एक और नोड जब इसमें लगना चाहेगा तो कहां लगेगा? क्या मैं, गौर सुनिएगा, क्या वो नोड मैं यहां लगा सकता हूं? क्योंकि आपने तो कहा है लेफ्ट पे लगाइए, तो लेफ्ट तो यही होगा। लेकिन यहां लगाने से सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी वायलेशन में आ जाएगी, ठीक है ना? जब ये समझ में आ रहा है, सेकंड नंबर वाली जो कंडीशन है वो वायलेशन में आ जाएगी। और वो इसलिए वायलेशन में आ जाएगी कि आप कहते हैं कि लेवल तो कंप्लीट करें, लेवल तो कंप्लीट किया ही नहीं, तो लिहाजा यहां लगाने से पहले लेवल कंप्लीट कब होता है? जब इसका एक नोड और यहां लग जाए। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो लेवल कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई नया नोड लगने के लिए आएगा, सुनते रहना, ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल है। कोई नया नोड, हाँ सिबलिंग की तरह बिल्कुल, नया नोड लगने के लिए आ गया। नया नोड जब लगने के लिए आएगा तो हमारे पास चार डिफरेंट वेज हैं हम नए नोड को लगा दें। एक इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें। कहाँ लगा सकते हैं? पहले वाले के लेफ्ट साइड पे, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से शुरू करना है। अगला नोड कहाँ जाएगा? हमें पता है कि इसमें नहीं जा सकता, उसको फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, ये इसकी तरतीब है। उसका अगला नोड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और अगला नोड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा।
जब तक ये सारे फिल नहीं होंगे नया लेवल फिल नहीं कर सकते आप। तो ये इस तरह फिल होता रहेगा। अगला नोड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे रुक गए। ये इस वक्त कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? एक तरह से नॉलेज ही है, कोई टेक्निकलिटी तो बहुत ज्यादा है नहीं। नहीं, ये किसने कहा 3 चाइल्ड होते हैं? ये तो लेवल बढ़ते जाएंगे, और लेवल जब बढ़ते जाएंगे तो उसके चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड लेवल पे बढ़ते जाएंगे। ये दोबारा बता देते हैं, ऊपर ऊपर बना लेते हैं ना, थोड़ा नीचे चला गया, ये ऊपर बना लेते हैं दोबारा, ठीक है? जल्दी जल्दी बनाऊंगा, लेकिन आप जरा सुनिएगा गौर से। आपने कहा कि ये मेरे पास एक नोड है, ठीक हो गया। अब इसमें कोई नया नोड लगना है तो आपको पता है लेफ्ट साइड पे लगेगा, और एक और नया नोड लगना है तो वो यकीनन लेवल कंप्लीट होना जरूरी है। लेवल कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अगर इस क्योंकि ये बाइनरी ट्री है तो लेवल कब कंप्लीट होगा, जब इसके दोनों नोड लग जाएंगे। तो ये बेसिकली अगला नोड यहाँ लग जाएगा, इसका लेवल कंप्लीट हो गया। लेवल कंप्लीटेशन क्या बात हो रही है, लेवल कंप्लीट होगा तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब जब आप अगला नोड लगाने के लिए जाएंगे तो आपके पास 4 रास्ते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। 4 रास्ते आ गए। ये बात समझ में आती है? इन 4 रास्तों को में से सबसे पहला नोड कहाँ लगेगा? सबसे पहला नोड यहाँ लगेगा। अब आप अगला नोड लगाने जा रहे हैं, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ अगला नोड? आप कहेंगे लगाएं, आपको तो लेवल पूरा करना है, लगा दें। यहां लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ये इस वक्त कंप्लीट की सूरत हाल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वायलेशन नंबर 1 पॉइंट की वायलेशन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये है कि आप सीक्वेंस में लेफ्ट साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट लगाया, उसके बाद इसका राइट लगाया, उसके बाद इसका लेफ्ट लगाया, उसके बाद आप इसका राइट लगाएंगे। तो इस लेवल में कितने चाइल्ड आ गए? इस लेवल में 4 चाइल्ड आ गए। अगले लेवल में यकीनन हर एक के 2-2 8 चाइल्ड होंगे, तो चाइल्ड बढ़ते जाएंगे ना लेवल में। समझ आ रही बात है? तो लेवल कंप्लीट करना जरूरी है, समझ में आए? तो अब आप अगला नोट इनमें से कहीं नहीं, हालांकि अगर ये सिंपल बाइनरी होता तो इनमें से कहीं भी लगा देते आप। You can put anywhere inside over here, but this is a binary tree, so it is essential to put the node from the left side. तो आप इसको लेफ्ट साइड से लगाना शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से लगाएंगे तो क्या होगा? पहला नोड इधर आएगा, दूसरा नोड यहाँ आएगा, तीसरा नोड यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? चौथा नोड यहाँ आ जाएगा। मे बी यू हैवंट गॉट एनी न्यू नोड, तो यू विल स्टॉप ओवर हियर। दिस इज स्टिल अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. This is still complete binary tree because we haven't got the node, but we are putting the node in left to right and completing our level first. अब ऐसा नहीं कि कोई नया नोड आया तो आपके यहाँ लगा दो, गलत है। तो ये बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है जी। लेफ्ट टू राइट ऐसा ही है, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट टू राइट। एनी क्वेश्चन? सही हो गया यहाँ तक? अगली डेफिनेशन बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अगली डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है फुल ट्री की। फुल ट्री क्या होता है? फुल ट्री बेसिकली ये सब बाइनरी ट्री हैं। फुल ट्री लेकिन है कैसे? बाइनरी ट्री, ठीक है? फुल ट्री लेकिन बाइनरी ट्री। देखें, फुल ट्री it is a complete tree. It is a complete tree with one new condition. अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ये कंप्लीट ट्री ही है बेसिकली। इट इज अ कंप्लीट ट्री। ये जो है ये कंप्लीट ट्री है। कंप्लीट ट्री लिखूंगा तो कंफ्यूजन, बाइनरी ट्री लिख देता हूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये कंप्लीट ट्री है तो बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? कि ये बाइनरी ट्री होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, ये बात सही बताई। किसने बताई? हम्माद साहब ने। ठीक है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो कंप्लीट ट्री की प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ना। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने शुरू किया, एक नोड लगाया, फिर इसके बाद एक नोड यहाँ लगा दिया, अगला नोड जो है वो यहाँ लगा दिया, चाहिए, उसके बाद एक नोड यहाँ लगाया। नोड आते जा रहे हैं, आप कंप्लीट ट्री के बेसिस पे नोड को अप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ लगा दिया, फिर एक नोड यहाँ लगा दिया, एक नोड यहाँ लगा दिया, इसी तरह चलते जाएंगे आगे।
अगर आप इस वक्त यहाँ रुक गए हैं, जिस स्टेज पे मैं रुका हूं, इस स्टेज पे अगर आप रुक गए हैं, तो ये कंप्लीट ट्री तो है लेकिन फुल ट्री नहीं है, फुल बाइनरी ट्री नहीं है। फुल बाइनरी ट्री उस कंप्लीट ट्री को कहते हैं जिसके हर नोड पे 2 नोड लगे हुए हों, कोई नोड, सही है, इस तरह से ना हो। तो आपने कहा ये 2 नोड लग गए, उसके बाद यहाँ पे इसके 2 नोड लग जाएंगे, फिर उसके बाद इसके भी 2 नोड लग जाएंगे, इसके बाद इसके भी 2 नोड लग जाएंगे। कोई लेवल स्टार्ट हो जाए तो फिर उस लेवल को कंप्लीट होना जरूरी है तो फुल होगा, अगर लेवल स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो फिर तो कोई बात नहीं। अब जैसे ये वाला स्टेटस है, अभी अभी जो स्टेटस है, ये स्टेटस ये फुल ट्री की स्टेटस है, गो कि ये कंप्लीट ट्री भी है लेकिन ये इस वक्त फुल ट्री है। ये समझ में आ गई बात? आ गई होगी तो लिख देंगे। ट्राइंगल बना रहा है, हाँ, अब तुम जो भी बोलो ट्राइंगल बने या ना बने, लेकिन ये बात इसकी डेफिनेशन में, इफ यू विल स्टॉप बिफोर, मिसाल के तौर पर अगर तुम यहाँ रुक जाते, इस तरह रुके हुए होते, अभी जो कंडीशन मैंने बनाई है, दिस इज नॉट अ फुल ट्री, ये एक फुल ट्री नहीं है। समझ आ रही बात है? ये एक फुल ट्री नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक। तो अब अगर इसको फुल बनाना चाहते हो तो तुम इसको बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट करोगे एक नया नोड, तो ये आपके पास अब फुल ट्री की डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता? ये समझ में आ गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फुल बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाइनरी सर्च ट्री की तरफ मजीद, आप बाइनरी ट्री की तरफ मजीद लेके जाता हूँ, फिर बैलेंस ट्री पढ़ाऊंगा। ये 2 इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको 2 बता दी। इंपॉर्टेंट तो बैलेंस भी है क्योंकि बैलेंस जो है वो एवीएल के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम एवीएल को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपने कहा कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपके पास यहाँ पे बाइनरी ट्री की डेफिनेशन आ गई। एक थोड़ी सी जो अभी हमने पढ़ी थी उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बयान किया, तो लिहाजा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं कि इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ एनी नोड एन इन अ बाइनरी ट्री, ट्री का नाम टी, हैज आइदर 0 1 और 2 सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है जो उसके उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एनी नोड इन बाइनरी ट्री हैज आइदर 0 1 और 2 चाइल्ड, चाइल्ड को कहते हैं सक्सेसर। The node with no successor are called terminal slash leaf nodes. वो नोड जो बेसिकली कोई सक्सेसर्स नहीं रखते, जिनके कोई सक्सेसर एग्जिस्ट नहीं करते, वो बेसिकली आपके पास लीफ नोड कहलाते हैं। उनके लीफ नोड वो होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? 2 बाइनरी ट्री आपस में सिमिलर होते हैं, सेम नहीं। यानी क्या लिखा? बाइनरी ट्री T and T prime are said to be the similar। ठीक है, सिमिलर का वर्ड है, इक्वल का वर्ड नहीं है। इक्वल और सिमिलर में फर्क होता है। इक्वल और सिमिलर 2 डिफरेंट जुमले हैं मैथमेटिक्स में भी और हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में। आप कहते हैं कि आप अपने फीफा के फुटबॉल की एक सिमिलर फुटबॉल बना रहे हैं। हो सकता है उसका साइज बड़ा हो सकता है कि उसका, लेकिन सिमिलर होता है, सेम सेम नहीं, इक्वल नहीं। तो सिमिलर सिमिलर ट्री वो होती है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, डेटा चेंज हो सकता है। सुनना गौर से भाई, ये सब सुनने की बातें, कोई कोई टेक्निकल बात नहीं है। टेक्निकल जब शुरू होगा तो हमें उस वक्त सोचना है। बाइनरी ट्री एक दूसरे के सिमिलर हो सकती हैं जब इनका स्ट्रक्चर सेम हो, डेटा भले इनका डिफरेंट हो। द डेटास आर डिफरेंट, ठीक है, बट द स्ट्रक्चर्स आर सेम इज कॉल्ड द सिमिलर बाइनरी ट्री। बट जब आपका डेटा भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो तो इक्वल ट्री कहलाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर FBGAD की जगह पे यहाँ पर मैं 275 रख देता तो ये बेसिकली इक्वल होती, लेकिन अभी ये सिमिलर है। अच्छा, मैं सवालात पे जरा कम कम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है ना, सवालात पढ़ने में टाइम बहुत लगता है। ऑल क्लियर हो गया? लेवल पूरा हो जाए तो फुल, जी बिल्कुल सही बात है। किसी भी लेवल को स्टार्ट करें पूरा हो जाए फुल, ये मैंने अदील का आंसर दिया है। हम्माद कहते हैं चाइल्ड, सही है। उसके बाद हम्माद दोबारा कहते हैं सिमिलर एंड स्ट्रक्चर देखें, इक्वल में वैल्यूज, इक्वल में वैल्यूज भी और स्ट्रक्चर भी, ठीक है हम्माद। और उसके बाद 2 और क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक स्माइली फेस आ गया और डेटा टाइप सेम है।
बट ट्री का स्ट्रक्चर सेम है। जी बिल्कुल सही है जवेरिया साहिबा। ठीक है, स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर सेम हो, सिमिलर स्ट्रक्चर और डेटा सेम हो तो इक्वल। समझ में आती बात है। हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे नॉर्मली वो बाइनरी होते हैं। तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं नॉर्मली उनको हम बाइनरी ट्री में एसोसिएट कर सकते हैं। तो देखें इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश की है, इसका काम हमारे कंपाइलर जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें इसको इसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। कंपाइलर्स में प्रेसिडेंस को हैंडल करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। तो वो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप इसको इस एक्सप्रेशन को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्लस दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया आपने। ये बस ऐसे समझाने के लिए, वरना तो मैं स्लाइड पता नहीं डिलीट कर देनी चाहिए थी, मैं अब आ गई सामने तो बता रहा हूँ मैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कहा प्लस, और इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट लेफ्ट वाला, एक पार्ट राइट वाला। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट वाला राइट पे चला जाएगा। लेफ्ट वाले की भी दो पार्ट हैं, ए है और बी डिवाइड सी है, लेकिन ये दोनों माइनस से सॉल्व हो रहे हैं तो आपने माइनस लगा दिया। और उसके माइनस के लेफ्ट पे ए है और माइनस के राइट साइड पे एक दो पार्ट और है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ना ये, तो डिवाइड का निशान साइन आ गया। और फिर ये दोनों आपस में बी और सी आ गए। और उसके बाद राइट साइड पे डी और ई है तो डी और ई। याद रखना हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम इसको ट्री में इंसर्ट करते हैं तो जितने भी ऑपरेंड होते हैं वो लीफ नोड बन जाते हैं, और जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो पेरेंट नोड्स में आ रहे होते हैं। ऑपरेटर कभी भी पेरेंट नोड में नहीं आता, इनफिक्स नोटेशन के अंदर कभी आ भी नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड बेसिकली फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें किसी दो रिजल्ट को हमें सम करना है। तो ट्रेवर्स करते हैं इसके अंदर इस तरह से कि पहले आप माइनस साइन करना चाहते हैं ए और एल का, फिर इनका जो रिजल्ट आ जाए तो उसको बेसिकली ए को सॉल्व करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं किससे, फिर आप कहते हैं अरे डेटा तो आया ही नहीं, तो वो डिवाइड पहले होगा, ए और सी को पहले डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे ए को माइनस कर देंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ होल्ड करेगा और राइट साइड को सॉल्व होगा। तो दिस इज अनदर ब्यूटी जो हमें समझने की जरूरत नहीं है, और अभी हम इंटरेस्टेड भी नहीं है उसको समझने में। सिर्फ एक बात इन्होंने लिखी थी तो मैंने समझा दी कि बाइनरी ट्री जो है वो बाइनरी एक्सप्रेशन जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली बाइनरी ट्री में एसोसिएट हो सकते हैं। इसका अभी कोई रोल नहीं है, लिहाजा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई वो यहाँ पे आ गई। सपोज n इज अ नोड इन T, n एक नोड है ट्री में, विथ लेफ्ट सक्सेसर, सक्सेसर बता दिया चाइल्ड को कहते हैं S1 एंड द राइट सक्सेसर S2। इसका लेफ्ट सक्सेसर S1 है और राइट सक्सेसर जो है इसका S2 है। द n इज कॉल्ड द पेरेंट, n जो है वो एक पेरेंट नोड कहलाएगा और फादर ऑफ द S1 S2। जो n होगा वो बेसिकली पेरेंट नोड होगा, उसके एक सक्सेसर लेफ्ट पे, एक सक्सेसर राइट। मैं समझता हूँ कि इस स्लाइड को आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम इसी को पढ़ते रहें। ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम अपनी पढ़ाई, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दी थी इसीलिए ऊपर। अभी सिर्फ बैलेंस ट्री पढ़ना बाकी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, और उसके 6 ऑपरेशन हैं। अगर एवीएल लगाना चाहते हैं तो 6 ऑपरेशन हैं, 3 लेफ्ट रोटेशन 3 राइट रोटेशन के। खैर वो तो एक अलग केस है कि हम वहां तक पहुंच जाए। जी सर, पहले यहाँ तक बताएं कि कोई मिक्सिंग तो नहीं हो रही, हमने जो चीज पढ़ी है वो आपको समझ तो आ रही है, लेकिन सीक्वेंस भी समझ आना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप पढ़ें तो सीक्वेंस भी समझ आए। हमने अभी तक सिर्फ ट्री की जानकारी ली, याद है हमने कहा था 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे अपने किसी डेटा स्ट्रक्चर को। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तीसरा उसके ऊपर अप्लाई होने वाले ऑपरेशन, और चौथा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। याद है? तो अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे पढ़ा है, जो ये बात अब तक इस स्लाइड से पहले पहले पढ़ी है, वो इंट्रोडक्शन थी। ठीक हो गया? जी जी, वेरी गुड यार। ये कौन है? हम्मद। हमने इंट्रो पढ़ लिया, वेरी गुड। ये किसने लिखा? साकिब साहब ने भी अच्छा लिखा। चलो यार, अच्छा है माशाल्लाह। आपके लोगों की तारीफ मैंने डायरेक्टर से भी कर दिया आज। अच्छा, बाइनरी बैलेंस ट्री पढ़ाइएगा अपना। दी तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा ये मुझे लगता है, तुम इसीलिए पढ़ना चाह रहे हो। भाई मैंने टाइम दिया था, आ जाते कल। तुम तो फेस रिकग्निशन बना रहे हो।
अच्छा भाई, आ, देखो भाई, जो सही काम करेगा ना, हमें, हम तो हमारे आप स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट टीचर के दरमियान गैप एक दूसरे को बढ़ा देता है। टीचर समझता है कि स्टूडेंट खराब है, स्टूडेंट समझता है टीचर जो है वो जालिम है। ये चीजें हमारे यहाँ माशरे में टीचर स्टूडेंट गैप को बढ़ाता चला जा रहा है। हाँ, हमें याद आ गया मुझे। तो टीचर हमेशा ये सोच रहा होता है कि स्टूडेंट, एक नोट करना। अच्छा जी, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप जो है वो हमें दूर कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह आप जो अच्छा है उसको अच्छा कहें, जो है आप कहें कि हाँ भाई, हमें तो सब पेपर ही चाहिए ना। आसान पेपर और आसान मार्क्स लेके क्या कर लेंगे आप? एक ग्रेड लेके क्या तीर मार लेंगे? यकीन करें, एक ग्रेड लेके अगर आप इंडस्ट्री जाते हैं और आपको काम नहीं आता, तो इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी उस एक ग्रेड के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है उस एक ग्रेड का। अ, तो ये बेसिकली आपको चैलेंज चाहिए, ये बात है ना। हर स्टूडेंट को ग्रेड नहीं चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए, आपको समझ बूझ चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो ये चीजें आप जरूर जो है वो सोचें। बिल्कुल स्किल चाहिए। अब आपके सामने इंडेक्स का स्टूडेंट बैठा हो इंटरव्यू में और आप बैठे हो, आप समझते हैं ये बात कि इंडेक्स से हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे हैं। यानी हमारे यहाँ की एजुकेशन, हमारे यहाँ की सख्तियाँ, हमारे यहाँ की एफआईपी जो है वो, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट इंडेक्स से बेहतर हैं, ये एक कैटेगरी बन गई है। अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट इंडेक्स से बेहतर हैं, आप सपोज कर लो ये एक परसेप्शन डेवलप हो गया है और हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और इंडेक्स का स्टूडेंट भी बैठा हुआ है और हम भी बैठे हुए हैं, तो क्या वो ये देख के कि ये पीएफ कीट का है तो मैं इसको रख लूँ, रख लेगा? कभी भी नहीं। वो इंडेक्स वाले स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लेगा, आपका भी इंटरव्यू लेगा, और यकीन करें अगर उसने उस वक्त इंडेक्स वाले ने सेटिस्फाई कर दिया और आप नहीं कर पाए, तो आपको नहीं हायर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको काम करवाना है, उनको पीएफ कीट से कंसर्न नहीं है। उनको काम करवाना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसके पास नॉलेज है। इवन कि आप अगर फास्ट के स्टूडेंट के साथ बैठे हो और आप सेटिस्फाई कर दें वाइवा के क्वेश्चंस के अंदर, वाइवा से मुराद है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के अंदर, आप अपनी स्किल्स को बता दें, तो फास्ट के स्टूडेंट को थोड़ी हायर किया जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीकेकार होता है कि हमें पढ़ना है। नंबर नंबर तो लेना ही है, वो तो एक एसेंशियल चीज है। हाँ, एक ही सब में खड़ा है। हाँ, ऐसा ही हमारी फील्ड तो बहुत, हमने जो फील्ड चूज की है बहुत खतरनाक फील्ड है भाई। हर वक्त पढ़ाई वाली फील्ड। हम आज तक इस उम्र में पढ़ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने मैंने अपनी दौर में कितनी लैंग्वेजेस चेंज की हैं। क्यों? क्योंकि इवॉल्व होती गई ना चीजें। अब पाइथन पे मैंने मैटलैब पे 6 साल काम करने के बाद अब पाइथन पे 1 साल से 2 साल से काम कर रहा हूँ। फिर मैंने कोर कंप्यूटर साइंस पढ़ाते पढ़ाते अब मैं जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग के सारे कोर्सेज पढ़ाए। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर इस दुनिया के साथ कैसे चलेंगे आप? तो हमारी तो हर वक्त, जी, हर वक्त अपडेटेड रहना पड़ता है। तो हाँ, ये फिर आ गए इरफान हैदर साहब, तो बस नंबरों के पीछे पड़े हैं, मैंने ये देखा है। इरफान भाई, भाई कुछ पढ़ लो। अगर आपको आता होगा तो नंबर देने से कौन रोकेगा, मुझे बताओ। आपने लिखा है तो आपको नंबर देने से कौन रोकेगा? चीज तो आपकी है ना। आपने सही लिखा, आपको नंबर मिल गया, सही नहीं लिखा, नंबर कट गया। तो वो किस चीज की लेंस आप चाहते हैं? मतलब ऐसा ही है जैसे आप इम्तियाज सुपरमार्केट जाए अंदर और आप कहें कि यार हमें जो है ना थोड़ी लिनियंसी दिखाओ, हमारे पास हर सामान के आधे आधे पैसे हैं, वो दे दो। दे देगा वो? कभी नहीं देगा। वो कहेगा जितने पैसे उतना सामान ले लो। उसने थोड़ी मना किया आपको। तो 100 नंबर आपके पूरे हैं। आप पेपर में शो कर दो, कोई किसी की मजाल नहीं कि वो नंबर ना दे आपको। मैं टीचर कॉपी शो कर रहा है, सारे टीचर कॉपी शो कर रहे हैं आपको। आप उससे, आप बोलो भाई मुझे सेटिस्फाई नहीं, आप कॉपी दिखाए मुझे। अगर टीचर की, यानी मैं अब खुद कहता हूँ, मेरी गलती किसी जगह मार्किंग में हुई होगी तो मैं उसको सही करूंगा। और अगर मैं समझता हूँ कि वो मार्किंग में सही की है तो मैं सेटिस्फाई करूंगा। तो फिर किस बात की? यही तो मैं समझ, यही तो हमें गैप खत्म करना है। आप ये ना कहें नंबर दे दो, आपको भाई मैंने किया, नंबर दें, सही किया मैंने। और सही किया और नंबर ना मिले, फिर आप डिबेट करें ना, क्यों? आपका राइट बनता है। ठीक है। जी सर।
मैं तो आपको इंशाल्लाह बेहतर ही नजर आएगा, हमारे यहाँ इस मामले में काफी बेहतर है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि जो हमारे पास मेमोरी है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, यानी हम अपने ट्री को how to basically store. This is the second part of our topic. If we are going to study the data structure, the first part for the intro and the second one is called basically the memory representation. So अगला पार्ट ये है कि हम इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए कि मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाएगा, इसके दो कोर डेटा स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैं ऐसी मजाक भी करता हूँ, मेरी किसी बात पे बुरा नहीं मान जाना कि भाई सब तो ऐसे खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, तो मैं तो ये थोड़ा सा मजाकन आपसे कह देता हूँ ना। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में आपके पास दो चीजें हैं। एक तो है नंबर वन कि इफ यू वांट्स टू रिप्रेजेंट बाय मेमोरी, नंबर वन इज कॉल्ड बेसिकली बाय यूजिंग एरे, और number two is called basically by using linked list. These are the two way to basically store the memory. आप इसको दो तरीकों से मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये जहन में रखिएगा, आप बिल्कुल किसी चीज में कंफ्यूज ना हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनरी ट्री, नॉट ओनली ट्री। अभी हम स्पेशली बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री को मेमोरी में बेसिकली इन दो तरीकों के, अब हम ट्री से जंप कर चुके हैं बाइनरी ट्री में, तो बाइनरी ट्री में स्टोर करने के लिए ये दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, बाय यूजिंग एरे और बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ये दो जो है ये कोर डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब दोनों तरीकों से कैसे रखते हैं, तो हम दोनों मेथड को इस्तेमाल करें। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको लिंक्ड लिस्ट नहीं पढ़ाने जा रहा, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट आपको पता है कैसे स्टोर करता है, कि वो रेफरेंस रखता है अपने पास। और जैसे हमारा लिस्ट है, हमारी लिस्ट बिल्कुल जैसे पाइथन की लिस्ट है, पाइथन की लिस्ट क्या करती है, डेटा रखती है और अगले नोड का रेफरेंस अपने पास रखती है। लेकिन नमपाई अरे, पाइथन का नमपाई अरे सिक्वेंशियल डेटा स्टोर करता है। तो ये तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए ना। टेक्निक, स्टोरेज टेक्निक है, लेकिन वर्किंग तो बिल्कुल डिफरेंट है ना हमारा। यानी स्टैक का काम डिफरेंट है, क्यू का काम डिफरेंट है, इसी तरह से ट्री का काम डिफरेंट है। बाकी स्टोरेज में बिल्कुल इसी तरह से जैसे स्टैक और क्यू को हमने कहा था कि वो इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये हमारे पास बेसिकली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कहता यह है कि आपके पास बाइनरी ट्री है, तो आप पहली प्रेजेंटेशन लिंक्ड लिस्ट में करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। मैं ये स्लाइड पढ़ रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता था, लिंक्ड लिस्ट में अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो आप कहते थे कि मेरे पास लिंक्ड लिस्ट को भी अगर हम एरे से देखें तो आप कहते थे एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक एरे ऐसा होगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, इन्फो होगा, और एक जो है बेसिकली वो एरे होगा जिसमें नेक्स्ट नोड के बारे में पता होगा हमें। ये पता है ना आपको, हमने कहा था इस तरह से ये दो ये होंगे, नेक्स्ट नोड होगा, नेक्स्ट, जी बिल्कुल, लिंक होगा या नेक्स्ट होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी ये मिला के इसको लिंक लिस्ट कहते हैं, और इसी चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों को यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे भाई कि मिसाल के तौर पे पढ़ना शुरू करते हैं कि कंसीडर अ बाइनरी ट्री टी यूज 3 पैरेलल एरे। अभी आप 2 पैरेलल एरे यूज कर रहे थे, अब 3 पैरेलल एरे यूज करेंगे, इन्फो, लेफ्ट एंड राइट, एंड अ पॉइंटर रूट, और एक स्टार्ट यूज करते थे या पॉइंटर रूट इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं समझाता हूँ आपको। अब ये चीजें याद रखना कि if you are going to implement your binary tree using the linked list, तो you need 3 parallel array. One is called info, second is called left, and third is called right. तीनों का साइज सेम होगा, and a variable is called root. आप उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दें, लेकिन इन्होंने उसको रूट कहा है कि वो एक रूट आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वो कहता है कि इन्फो, अच्छा जो ट्री होती है हमारी जो ट्री होती है,
ट्री बेसिकली इसके नोड पे डेटा होता है, जैसे ए रखा हुआ है, नोड पे डेटा होता है और इसकी लिंकेज अदर नोड के साथ होते हैं। अगर बाउंड्री है तो सपोज करो 2, और ये बताता है कि ये ए इनके साथ कनेक्टेड है, मिसाल के तौर पर जी और पी। तो ये बताता है कि ए के साथ 2 नोड कनेक्टेड है, एक का नाम जी है और एक का नाम जो है पी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने एरे में आप बताते हैं कि मेरे पास एक डेटा 5 है, ये 2 जगह से कनेक्टेड है, एक अपर पार्ट यानी 6 से, एक लोअर पार्ट यानी 4 से, मिसाल के तौर पे। तो ये कनेक्टेड है ना, बेसिकली एक इधर से कनेक्टेड है, लेकिन ये नॉन लीनियर फॉर्मेट में कनेक्टेड है। और इस तरह कनेक्टेड है कि ए है तो एक इसका लेफ्ट है जी और एक इसका राइट है क्या है, पी। ये बात समझ में आती है? एक इसका लेफ्ट है जी और एक इसका राइट है पी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यस। तो आप इस स्टोरेज के लिए 3, गौर सुनिएगा, इस स्टोरेज के लिए 3 एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्योंकि आगे वाली स्लाइड में मौजूद है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हुए मेमोरी में ऐसा होगा, हमें तो ऐसा नजर आता है ना ये वाला, लेकिन मेमोरी में ये कुछ इस तरह से होगा जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया और ये यहाँ पर इस तरह से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब 3 एरे हैं यहाँ पे, 2 एरे नहीं 3 एरे हैं। एक एरे ये हो गया, दूसरा एरे ये हो गया और तीसरा एरे जो है वो ये हो गया। तो वी हैव बेसिकली 3 एरे। तीनों का नाम आपको बता दिए गए। एक को इन्फो कहेंगे, इन्फो का मतलब है उसमें इंफॉर्मेशन यानी डेटा होगा। दूसरे को हम बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट के नाम देंगे, इसमें लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, डेटा नहीं होगा, एड्रेस होगा। और इसमें होगा आपके पास राइट, इसमें राइट नोड का एड्रेस होगा। यानी क्या मतलब हुआ, जैसे ये वाला जो इंफॉर्मेशन है अगर मैं इसको स्टोर करूं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह करूंगा कि मिसाल के तौर पे आपका रूट नोड ए है। रूट नोड क्या आपके पास, मिसाल के तौर पे ए है, तो आपने कहा रूट नोड मेरे पास ए आ गया कि ये रूट नोड हो गया। इस रूट नोड ए के 2 चाइल्ड हैं। अब देखें ए एक डेटा है, वो मैंने यहाँ लिख लिया, इसके 2 चाइल्ड हैं, वो भी आपने मेमोरी में स्टोर करने हैं। तो आप डेटा को इन्फो में ही रख सकते हैं। तो आप यहाँ उसको बताएंगे या सिस्टम उसको बताएगा कि ए का लेफ्ट जो है मिसाल के तौर पे वो 3 में रखा हुआ है, 4 में रखा हुआ है, और ए का राइट जो है बेसिकली 5 में रखा हुआ है या 6 में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने उसको बताया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये ए को रीड करेगा तो उसका रेफरेंस देखेगा कि ए का रेफरेंस लेफ्ट कहाँ पर है, तो वो कहेगा लेफ्ट इसका 4 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का मतलब है कि आप यहाँ पर इसको इस तरह ले लें कि ये आपके पास आ गया 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का लेफ्ट 4 पे होगा, ये इंफॉर्मेशन होती है 4 पे होगा। तो 4 पे क्या होगा, डेटा की तरफ जाएंगे तो 4 पे जेड होगा और 6 पे इसका राइट होगा। 6 पे राइट का मतलब क्या हुआ, पी यहाँ पे होगा। ये बात समझ में आती है? तो आप बस आपको तो लग रहा है कि एरे है, बिल्कुल एरे, लेकिन एक ट्री से कनेक्टेड एरे है ये। यानी अगर जेड का भी एक और लेफ्ट होता और वो अगर जे होता तो आप बताते कि जेड का लेफ्ट कहाँ है, आप कहते जेड का लेफ्ट 1 पे है, तो इसका मतलब जे यहाँ पे होता। और अब कुछ भी नहीं है तो जे की कोई भी आगे की तरफ कनेक्ट चाइल्ड है, तो जिसके दोनों लेफ्ट और राइट क्रॉस हो तो वो चाइल्ड होता है। जिसका एक क्रॉस हो तो इसका मतलब वो चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है, और 1 के यानी जे ये 1 पे, पी के दोनों क्रॉस आ रहे हैं तो इसका मतलब पी भी एक चाइल्ड नोड है। ये बात समझ में आती है? बाकी नोड एम्प्टी नोड है, जैसे अवेल होते थे कि नया नोड इंसर्ट करना है तो वी कैन पुट द न्यू नोड। ये बेसिकली अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो आम आदमी तो नहीं कह सकता ट्री है। ट्री का मेन मकसद क्या है, जो इनकी कनेक्टिविटी है, जो ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, वो बरकरार रहे डेटा के साथ। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। और आप इस वक्त रूट नोड किसको माने हुए हैं, ए को, तो आप कहेंगे, हम लिंग्विस्टिक्स में स्टार्ट कहते थे, इसमें रूट कहेंगे। तो रूट नोड किसके बराबर है, आप कहेंगे रूट नोड जो है मेरे पास इस वक्त, डेटा नहीं कहेंगे, 3 पे आएगा। ये समझ आ गई? तो ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपको लिंग्विस्टिक्स में डेटा दिया जाए, क्या ट्री बना लो, ट्री में डेटा दिया जाए, आपसे कहा जाए कि उसके लिए जो है वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना दो। तो आपको इसके वाइस वर्सा दोनों काम आने चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसी की एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पहले मैं सवाल देख लूँ।
नोड्स एंड लिंकेज बेसिकली आर ट्री। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जहां नोड और लिंकेज गलत की ट्री नहीं होगा वो। सर ये रिपीट कर दें, बिल्कुल कर देंगे सुभाष आप। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, सबा उन नाम है मेरा ख्याल है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अगली स्लाइड में जाके, ताकि स्लाइड भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये समझ भी आ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल रिपीट करते हैं। अच्छा जी, रिपीटिशन कुछ इस तरह से है, रिपीट कुछ इस तरह कर रहे हैं हम कि अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम जाएंगे तो आप देखें ये अगली स्लाइड जो हमारे पास है वो ये है। तो ये स्लाइड है, अब देखें इनमें इनमें आसानी ये क्लियरली ये दिया हुआ है कि ये डेटा है। आपको क्या लग रहा है ये डेटा कैसा डेटा है? ये डेटा जो है बेसिकली एक ट्री कनेक्टेड डेटा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आया आप बिल्कुल क्लियर देखें इसमें, ताकि जो बातें रह गई हैं वो हम यहाँ समझ लें। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन रहे फिर बाद में समझ ही ना आए। ठीक है, अच्छा है कि हमें अभी समझ आ जाए, बाद में तो खैर पढ़ ही लेंगे आप माशाल्लाह, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट। के एंड डी आर चाइल्ड। ठीक है, अब आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ साइड में डिजाइन करता हूँ। ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट में डेटा है। पहला वाला कॉलम आपके पास इन्फो है, दूसरा लेफ्ट है और तीसरा राइट है। तो इन्फो, लेफ्ट, राइट, ये तीन कॉलम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ये तीन कॉलम जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इन्फो, लेफ्ट, राइट, ये इंडेक्स है। तीनों के लिए एक ही इंडेक्स बना दिया, क्योंकि अलग अलग होता है, लेकिन लेकिन क्योंकि साइज सेम है तो इन्होंने एक ही इंडेक्स बना दिया। अच्छा, मुझे एक बात नोट कर रहा हूँ मैं कि आज हमारा सेशन जो है वो 40 मिनट्स का बंद नहीं हुआ। क्या कहते हो, जो हुआ था या 40 मिनट हुए नहीं? अच्छा, 26 नवंबर को लिमिट नहीं है जूम की, क्यों, ऐसा क्यों है हारिस? हारिस कह रहे हैं 26 नवंबर को लिमिट नहीं है, क्यों, कहीं मैसेज आया था? अच्छा, वेरी गुड, मैंने देखा नहीं। हम्म, अबे, अगर ये अगर ये लिमिट नहीं होगा तो मैं इतनी बड़ी फाइल अपलोड कैसे करूंगा? पहले तो 4 फाइलें बन जाती थी ना, अब तो एक ही फाइल बनेगी। नहीं नहीं, अब हम ब्रेक लेंगे 2:30 पे। ठीक है, 2:30 पे ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करेंगे हम, ताकि नमाज पढ़ लूँ मैं, और उसके बाद फिर हम। अच्छा, बी की सुबह एंड हुई थी, हमारा तो नहीं एंड हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मुझे सवाल समझ नहीं आया तुम्हारा। किस सवाल के बारे में पूछ रहे हो? सर मुझे एक चीज सीखनी है, स्कैनर मशीन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। तो बनाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? थैंक्स गिविंग की वजह से नो लिमिट है ये आज। सही, अच्छा, थैंक्स गिविंग की। सर रिज्वाइन करवा लें। हाँ हाँ, नहीं सर। मुजम्मिल, तुम्हारा सवाल समझ में आ गया तो तुम बनाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें मना थोड़ी क्या। स्कैनर कौन सा है ये कंपनी देखनी पड़ेगी, और जो स्कैनर आते हैं ना, उसका उसका पोर्ट नंबर आता है कि किस पोर्ट से वो कम्युनिकेट कर रहा है आपका, फिर उसका सॉफ्टवेयर बनता है। तो वो हम अलग से बात कर लेंगे, अभी मैं जरा ये काम निपटाऊं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पूछ लेना मुझसे। अच्छा जी, ये मेरे पास डेटा है। अब आप मुझे बताइए इसमें नोड, रूट नोड कौन से लोकेशन पे है, रूट नोड कहाँ लाई करता है? रूट नोड कहाँ है?
5 नंबर पे, सही है। रूट नोड से फर्स्ट एरे में, अरे नंबर बताओ ना इरफान हैदर, यही तो फर्क है तुम्हारे आंसर में और दूसरों के आंसर में, फर्क आता है ना। फिर तुम कहते हो नंबर में लीनियंसी दिखाएं, नंबर में तो हम दिखाएंगे, अपने आंसर को भी परफेक्ट करें। आप कह रहे हैं सिर्फ फर्स्ट एरे में, अब ये कोई आंसर तो नहीं बना यार। मैंने पूछा है रूट नोड किस लोकेशन पे है, तो आप कहते हैं 5, अब सही है। तो 5 में रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रूट नोड है इस वक्त वो बेसिकली 5 पे, तो रूट होगा क्या, तो 5 लोकेशन पे तो ए है, तो ए जो है हमारा रूट नोड हो गया, तो ए इज रूट नोड। कोई कंफ्यूजन हो पूछना, जो इन लोगों ने कहा था मुझे समझ नहीं आ रही वो सिखा रहा हूं मैं आपको, कि अभी हमारे पास डेटा लिंक लिस्ट में है और उसकी ट्री बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, रूट नोड आ गया ए। अब मुझे बताइए ए के दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप कहेंगे करते हैं, कैसे पता चला, क्योंकि उसका लेफ्ट भी मौजूद है और राइट भी मौजूद है। ये अब कुछ स्टूडेंट अभी अचानक आए होंगे ना, अभी ज्वाइन किया होगा, बाजू का ऐसा सब्जी लेने चले गए, दही लेने चले गए, तो फिर आए बैठे अभी ज्वाइन किया, तो मैंने कहा उसका लेफ्ट भी मौजूद है राइट भी, तो वो समझेंगे 10 जो है उसका लेफ्ट है और 2 जो है वो उसका राइट है। अबे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि ये 10 और 2 जो लिखा हुआ है, ये 10 और 2 जो लिखा हुआ है, ये इसकी लोकेशन है, यानी 10 नंबर इंडेक्स में इसका लेफ्ट डेटा है और 2 नंबर इंडेक्स में इसका राइट डेटा है। तो 10 नंबर इंडेक्स 10 है, तो इसका लेफ्ट जो है वो बी है। अब समझ में आ रहा है। और इसके 2 नंबर पे क्या रखा हुआ है, सी, क्योंकि डेटा हमेशा इन्फो वाले में होगा, ये इन्फो है, डेटा हमेशा इन्फो वाले में होगा, तो 2 नंबर पे सी है, तो 2 नंबर पे आ गया सी। समझ आती है बात है। अब आपके पास अगला जो है वो बी है, अगला जो है बी। अब बी पे चले जाइए, बी कहाँ था, बी 10 पे था, ये रहा बी। बी का भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट 18 पे है, राइट 13 पे है। 18 का मतलब है लेफ्ट हो गया 18 पे डी, सही है, और उसके बाद बी का राइट 13 पे है, 13 पे राइट है ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। समझ में आती है बात है। उसके बाद सी पे जाए, सी का लेफ्ट राइट, सी का लेफ्ट राइट जो है वो 3 पे इसका लेफ्ट है, यानी जी। ये एग्जाम में आ सकता है इस तरह बनाने के लिए, आसान सवाल है। और सी का राइट जो है वो 6 पे है, 6 का मतलब हो गया एच, तो ये आ जाएगा एच। क्लियर हो रही बात ये इस तरह से हम इसको बनाते चले जा रहे हैं, और हम कंप्लीट ट्री का सहारा ले रहे हैं कि लेफ्ट साइड से इंसर्ट कर रहे हैं अगर एग्जिस्ट करता है तो। डी, डी का लेफ्ट क्या है, तो आप कहेंगे डी, देखें डी के आगे क्या लिखा हुआ है, 0 0, और 0 0 इसके इंडेक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है डी एक क्या है, लीफ नोड है, चाइल्ड नोड है डी एक। डी के लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा ये एक चाइल्ड नोड है। ई, ई का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 12 पे है लेफ्ट, 12 का मतलब एफ, तो ई का लेफ्ट जो है वो एफ है, तो लिहाजा इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर चलेगा जी, जी का ना लेफ्ट है ना राइट है, रोक देंगे। एच, एच का आपके पास लेफ्ट है 17 पे, यानी जे, और राइट जो है इसका, एच का राइट जो है आपके पास 1, तो 1 का मतलब हो गया एच का राइट 1, 1 पे आ गया के। अब मेरा आगे नहीं बढ़ रहा, अब आप समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मैसेज करे, वरना मैसेज ना करे। ये समझ आ गया कि डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका कोड लिखा जाता है, तो चेक करता है, और फिर उसके बाद ये ट्री जो है वो हमें समझ आती है। तो ट्री एक्चुअल में जिनको समझ नहीं आया सिर्फ वो मैसेज करें, बाकी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कि ये मुझे समझ नहीं आया। मैं अभी आपको एक ट्री दे रहा हूँ, 5 मिनट का गैप देता हूँ, एक ट्री दे रहा हूँ, आप कॉपी पेंसिल निकाल लें अगर आप अपने बेड पे लेटे हुए नहीं है ठंड के मारे, तो आप उस ट्री को अपनी मर्जी से इंडेक्सिंग करके एक लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दें। हाँ, अवेल क्या है, चलो ये भी बता देता हूँ, फवाद ने अच्छा सवाल पूछा है। देखो अवेल ये है कि सारी ट्री, गौर सुनिएगा, अवेल का मकसद, सपोज करो यहाँ पर हमारी सारी ट्री हो गई है, मैंने सारा नहीं लिखा लेकिन एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी ट्री यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, डेटा पूरा कंप्लीट है। अब कोई कहता है कि एक डेटा मेरे पास है और वो जो है वो जी है, वो मुझे इंसर्ट करना है, इस ट्री में इंसर्ट करना है, समझ आई, और वो डी के साथ इंसर्ट होगा, डी का लेफ्ट बनेगा।
अब सुनिएगा गौर से मैं क्या कह रहा हूँ। डी का क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। तो अब आपके पास तो ये जगह भी खाली है, 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 सारी जगह खाली है नहीं है। तो आपको बाउंड इस बात पे होना है कि जो सिस्टम कहे वहां जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं खाली। तो कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, अवेल कह रहा है कि आपका इंसर्शन का जो जगह है वो अभी 8वीं जगह है, 8 लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, यानी 8 लोकेशन पे। समझ आ रही बात ये? तो आप कहेंगे 8 पे इंसर्ट कर दो। 8 पे इंसर्ट क्या कर दो, व्हाट्सएप क्या कहने जा रहा हूं मैं, 8 पे इंसर्ट कर दो Z। 8 पे क्या इंसर्ट कर दो, Z। जरा गलत गलत से लिख दिया, सही कर देता हूं उसको। 8 पे इंसर्ट कर दो Z। ये बात समझ में आ गई? अब जब 8 पे, गौर सुनिएगा, 8 पे जब हम Z इंसर्ट कर देंगे तो अवेल अब 8 नहीं बचेगा। 8 जिसको पॉइंट कर रहा था वो बेसिकली अब हमारे पास अवेल में चला है। तो किसको पॉइंट कर रहा था, 9 को। तो आप कहेंगे यहां से 9 को हटा दो और अवेल जो है वो 9 को दे दो। अभी देखते रहना क्या हो रहा है। अब ये हो गया, Z जो है वो लग गया इसके लेफ्ट पे, ठीक है। अब आप कहेंगे Z लेफ्ट पे कैसे लगा, डी के, गौर से देखिए डी का है, डी का है, डी का है, डी है। डी के लेफ्ट पे तो आप कह रहे हैं कि 0 है, जबकि डी के Z पे लेफ्ट पे तो आपने Z लगा दिया। तो आप कहेंगे भाई इस तरह से कि डी का लेफ्ट को मैं अपडेट कर दूंगा 8 से, यानी जो अवेल था वो यहाँ अपडेट हो गया और अवेल खुद 8 के लेफ्ट से अपडेट हो गया। ये बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे कि जो Z आपने इंसर्ट किया है क्या इसके चाइल्ड है, आप कहेंगे नहीं है, तो इनको आप 0 0 कर देंगे। तो अवेल का मकसद होता है इंसर्शन फॉर न्यू डेटा। जो न्यू डेटा होता है उसकी इंसर्शन के लिए बेसिकली आप ये काम करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई अवेल की भी? तो ये सारी अपडेशन याद होगा, लिंक लिस्ट में भी की थी कि 3 अपडेशन होती थी, 4 अपडेशन होती थी कुछ इस तरह की। तो वो भी यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से अपडेशन करते हैं कि जब आप कोई डेटा नया इंसर्ट करते हैं तो आपके पास 3 लिंक अपडेट होते हैं। तो वो लिंक अपडेशन जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए अवेल का होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको दे रहा हूँ एक ट्री। अबे भाई अम्माद, करता हूँ रिपीट। जेड का कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए 0 0 डाल रख दिया हमने। जेड का कोई पेरेंट नहीं है, इसलिए 0 0। मैं ट्री दे रहा हूँ और फिर 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के फिर ये काम करें। तुम्हारे सवाल को हमने गैर इंपॉर्टेंस नहीं कहा, मैं बताऊंगा अभी दोबारा अवेल को, ठीक है ना? समझना कि तुम्हारे सवाल को हमने गैर इंपॉर्टेंट कह के छोड़ दिया। बताता हूँ, ये ट्री नजर आ रही है आपको? बहुत छोटी सी ट्री है ये। क्या ये वही नहीं है जो अभी हम देख रहे थे? ये तो मुझे वही लग रही है जो अभी हम देख रहे थे। दूसरी ले लेते हैं। भाई मिल जाओ कोई ट्री। ये वाली ट्री है, ये वो नहीं है। अब ट्री नजर आ रही है आपको? 45 27 डेटा है इस तरह से। ये ट्री आपने किस में स्टोर करनी है? ये ट्री आप कर लीजिए कॉपी, इससे पहले कि कंप्यूटर भी बंद हो जाए। और क्योंकि मैं इसको अभी बंद कर दूंगा 20 मिनट के लिए अपने जूम सेशन को। 2:05 हो रहे हैं, 2:30 पे हम ज्वाइन करेंगे दोबारा 2:30 पे। नमाज पढ़ के मैं आ रहा हूँ और 2:30 पे ज्वाइन करता हूँ। कर ली कॉपियाँ? कॉपी कर लो तो बता देना। इसका आपने लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन खुद बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है, अपनी मर्जी से स्टार्ट करना है, अपनी मर्जी से सारी चीज सोच के कि कैसे बनाया था सर ने। तो आप इसको बना लीजिए। अगर आप इसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो इसकी भी तस्वीर ले लीजिए।
ताकि आपको बनाते वक्त ये हेल्प करे। इसकी भी तस्वीर ले लें। चलें बंद कर दूं मैं अभी? हाँ ये अच्छा किया। दूसरी तस्वीर भी शेयर कर दो मेरे भाई। ये वाली तस्वीर भी शेयर कर दो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। 2:30 पे ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा हम लोग इंशाल्लाह।